आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में और भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जानेंगे। तो भारत का भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर भारत की जो ध्रुवीय स्थिति है और जो इसका विस्तार वो कहाँ पे है, अर्थात अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उसी को पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार के अंतर्गत। स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भारत का ग्लोब पर अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है, किसे अक्षांश रेखा किसे देशांतर रेखा कहा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब का मतलब होता है कि वो आकृति जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करे, जो बताए या इस चीज को प्रदर्शित करे कि हमारी पृथ्वी कैसी है, उसी को ग्लोब कहा जाता है। और आपको पता है कि ग्लोब पर दो कोण होते हैं, एक तो नॉर्थ कोण है, दूसरा साउथ कोण। उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका है दक्षिणी ध्रुव। ये तो कोण हो गए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पृथ्वी को पूरब से पश्चिम, पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली ये जो सीधी काल्पनिक रेखा है, इसी रेखा को कहा गया अक्षांश। इस रेखा को क्या नाम दिया गया? अक्षांश रेखा। और पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली ये जो सीधी काल्पनिक रेखा है, इन रेखाओं को कहा गया देशांतर। समझ पाए जी आप लोग? एक बात फिर से ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या है? तो आप ये कहेंगे कि पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली ये जो सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। और पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली ये जो सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। तो अब इस ग्लोब पर भारत कहाँ पे है, भारत की स्थिति कहाँ है ना, इस चीज को समझेंगे। और भारत कितनी अक्षांश रेखा के बीच स्थित है, कितनी देशांतर रेखा के बीच स्थित है, उसी को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ग्लोब पे जब देखेंगे तो भारत के यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से, तो यहाँ ये जो लाइन है अक्षांश रेखा 0 डिग्री, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है। अगर हम कुछ समय के लिए पृथ्वी को एक गोला मान लें तो ये गोले का आधा भाग होगा अर्धगोला, ये भी आधा भाग होगा। तो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी है। तो 0 के ऊपर का ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का मतलब है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है, उत्तरी और दक्षिणी। ऐसे ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है। 0 के पूर्व में ये पूरा आपका कहलाता है पूर्वी गोलार्ध यानी
क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पे दो सवाल शुरू होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अक्षांश रेखा के आधार पर, इसके आधार पर अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन क्या है जी? अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे बताइए भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में? तो आप कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र। इस क्षेत्र में स्थित है उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में। यही फिर दूसरा सवाल ये है कि बताइए देशांतर रेखा के आधार पर, देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में, किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? दूसरा सवाल क्या है जी? देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? तो आपने पढ़ा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पूरे पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है। 0 के पश्चिम में ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध और 0 के पूर्व में ये पूरा पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे अगर देशांतर रेखा के आधार पर बात करेंगे, देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जी? तो आप ये कहेंगे कि देशांतर रेखा के आधार पर भारत जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वाली बात हुई, किस क्षेत्र में स्थित है जी? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र। अब बात आती है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, कितने डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में भारत है, कितने डिग्री देशांतर रेखा के बीच में भारत स्थित है। तो यहाँ पे इस बात को समझते हैं। तो 0 के ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 के ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई। वैसे यहाँ भारत में तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ से ये जो लाइन इसको टच करके जा रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट का होता है। और यहाँ से जो लाइन इसको टच करके जा रही है ये बिल्कुल उत्तरी छोर से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 37 डिग्री 6 मिनट का होता है। तो यानी ये हो गई अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के आधार पे भारत कितने डिग्री के बीच स्थित है? तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। और किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी। तो इसके आगे लगा दिया जाएगा n, यानी कि इसका मतलब हो जाता है 9। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा जी? तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, जैसे ये तो मुख्य भारत की बात होगी, वही अगर हम भारत के द्वीप समूहों को भी जोड़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी स्थिति ये यहाँ पे अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है उसका? ग्रेट निकोबार द्वीप। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप से टच करके यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है इसकी जो वैल्यू है ये 6 डिग्री 4 मिनट। तो जब हम ग्रेट निकोबार को शामिल करके भारत का अक्षांशीय विस्तार निकालते हैं तब जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोनों बात आप लोग समझ पाए।
8 डिग्री 4 मिनट से कब होगा? जब हम भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे, जब हम तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को भारत का सबसे दक्षिणी छोर मानेंगे, तब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। और जब हम ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणतम छोर मानेंगे, तब भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से निकल के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर होगा। तो ये तो बात हो गई अक्षांशीय विस्तार की। ठीक इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आप ये कहेंगे देशांतरीय विस्तार में अब ये जो लाइन होगी जो भारत के बिल्कुल पश्चिम से ऐसे टच करके जाएगी, ये कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा है और ये सबसे पूर्व में टच करके जाएगी। तो ये वाली जो लाइन टच करके जा रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस जगह पे ये बन रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट। कितना बन रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है जी 97 डिग्री 25 मिनट। अब क्योंकि भारत देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्वी गोलार्ध तक कितनी देशांतर रेखा के बीच भारत स्थित है, इसी को कहा जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये दोनों बात आपको समझ में आएगी। इसी को कहा जाता है भारत की भूमध्य स्थिति और उसका विस्तार। ये दोनों चीज हम लोग समझ चुके हैं। एक तो हम ये जान गए कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में है? उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है। दूसरा पॉइंट देशांतर रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है? तो देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, ना तो आपसे अक्षांश रेखा के आधार पर पूछा जाए और ना ही आपसे देशांतर रेखा के आधार पर पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि बताइए भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है, तब इन दोनों को मिला दिया जाता है और ऐसा हो जाता है कि भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है। जब देशांतर रेखा के आधार पर पूछेगा तो हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में, जब अक्षांश रेखा के आधार पर पूछेगा तब कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तक की बात समझ पाए आपको? बोलो जी, ये दो चीजें क्लियर हुई, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और ये गोलार्ध क्षेत्र। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगली बात ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हुई भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पे अगली बात हमको ये समझना है कि ये जो भारत में गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कितनी है और हमें मुख्य रूप से किस अक्षांश रेखा के बारे में, और फिर भारत से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है वो कौन सी है, कितनी डिग्री है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इन बातों के बारे में आगे पढ़ना है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे भारत से होकर गुजरने वाली, भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा बोला। भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, तो भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो है जी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। समझ पाएंगे? तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये रेखा भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा है। अब जैसे इस रेखा को लेकर के सवाल कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
है ना। फिर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, या फिर ऐसे कि बताइए कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। फिर ये भी सवाल पूछा गया है कि बताइए वह कौन सी राजधानी है या कौन सी राजधानी शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है भारत में। तो ये तीन चार टाइप के सवाल होंगे, इन्हीं के बारे में समझना है। तो भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो कौन सी है जी, तो आप कहेंगे वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में जब हम इस रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा जी, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप कहेंगे कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन्हीं 8 राज्यों के बारे में हमको समझना है कि आखिर वो 8 राज्य हैं कौन से, है ना। ये ऐसे आपको बना लीजिएगा, इस प्रकार से जो है मान लीजिएगा भारत में है लग रहा है कि कोशिश पूरा के लिए बनानी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो कर्क रेखा है ये ऐसे यहाँ से ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। अब उन 8 राज्यों के बारे में हमको जानना है कि वो 8 राज्य हैं कौन कौन। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित जो सबसे पश्चिमी राज्य है ये आपका है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, इन 8 राज्यों का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और सबसे लास्ट में आएगा जी मिजोरम। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत के कितने राज्य हैं, 8 राज्य। कौन कौन से, ये जो क्षण हमने लिखा है ये पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहने का मतलब है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, बोलो जी, कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात है। जबकि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे जी कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य है मिजोरम, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। यहाँ पे ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य की जो राजधानी है, और झारखंड की राजधानी का नाम क्या है, रांची। ये जो रांची शहर है ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए किस राज्य की राजधानी या कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो क्या जवाब देंगे जी, रांची, जो कि किस राज्य की राजधानी है, ये झारखंड की राजधानी है, और किस रेखा पर स्थित है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। ये वाली बात समझ आई। अगली बात समझते हैं। फिर पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 गोलार्धों में, या यूं कहा जाए कि वो कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत। वो रेखा कौन सी है, वो रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में ये पूरा कहलाता है कि नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत, और ये नीचे का पूरा क्षेत्र कहलाता है साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत। तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है,
इसका जवाब क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यही पे एक सवाल हम आपको और बता रहे हैं, अगर पर्वत श्रृंखला के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का काम करती है। तो यहाँ तक ये वाली बात आप लोग समझ पाएंगे। बोलिए, ये भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप जवाब दे दीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य है कौन कौन? वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे मिजोरम। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। वो कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ तक की बात करेंगे। एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पे जो क्या कहते हैं कर्क रेखा है, पूछा जाता है बताइए कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब? सूर्य की किरणें लंबवत मतलब सूर्य बिल्कुल टेंजेंट होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये स्थिति बनती है 21 जून। ये कंडीशन कब बनती है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या बढ़ती है? बिल्कुल लंबवत बढ़ती है। और इस दिन ये पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी। समझ पाए इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा की। जैसे ये अक्षांश रेखा जा रही है वैसे निर्देशांतर रेखा भी तो भारत से होकर गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा। अब अगली बात हम लोग समझेंगे कि भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो कौन सी? तो अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, भारत से होकर गुजरने वाली, भारत से होकर गुजरने वाली प्रमुख देशांतर रेखा। तो भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख देशांतर रेखा है जी वो है 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितने डिग्री? 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस रेखा को कहा जाता है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या इसी 82.5 डिग्री को ही भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसी को भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाम है ये सब किसका नाम है जी? इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का नाम है, जिसे भारत की मानक समय रेखा IST इसे इंग्लिश में बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो कौन सी थी? ये 23.5 डिग्री, जिसे हमने कर्क रेखा का नाम दिया था, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख देशांतर रेखा है जी वो यहाँ से गुजरती है, और ये कितनी डिग्री है? ये है 82.5। कितनी डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि जिसे IST यानी कि भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा के आधार पर भारत का जो है समय निर्धारण किया जाता है। और ये जो रेखा है, जैसे ये 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये 82.5 डिग्री रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य है कौन कौन?
ध्यान दीजिएगा जी, वो 5 राज्य जो है कौन कौन से यहाँ पे लिखे गए हैं। 5 राज्य जो है वो सबसे ऊपर आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कुल कितने राज्य हो गए 5, बोलो जी कितने राज्य हो गए 5। तो भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख देशांतर रेखा कितने डिग्री है 82.5 डिग्री, और ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बोलेंगे ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बोलो जी कितने राज्यों से होकर गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि जो कर्क रेखा थी वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती थी 8 राज्यों से। अब ये जो 5 राज्य हैं ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, 5 राज्य तो ये हो गए और ये यहाँ पे कितने राज्य हो गए 8। यहाँ पे चीज अगर आप ध्यान देंगे तो 2 ऐसे राज्य हैं जो कॉमन है, जहां से होकर ये 82.5 डिग्री भी गुजरती है और ये कर्क रेखा भी गुजर रही है। और वो 2 राज्य हैं कौन कौन, तो वो 2 राज्य हैं एक तो यूपी मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। ये दोनों कॉमन राज्य, मतलब इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा भी गुजर रही है और 82.5 डिग्री भी गुजर रही है। बात समझ पाए जी। अब यहाँ पे एक बात और जैसे ये 82.5 डिग्री है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटेंगी भी तो ये पूछा जाता है कि बताइए जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री और ये जो कर्क रेखा है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काटती है, तो जाहिर सी बात है या तो यूपी में काटेंगी या तो छत्तीसगढ़ में काटेंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जो काटने का काम करती है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किस राज्य में करती है जी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जिस जगह पे काटती है उस जगह का नाम है सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटने वाली है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, बोलो जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा भारत की स्थिति और उनके विस्तार के बारे में, है ना। भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखा है कौन कौन सी है, भारत से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख हो देशांतर रेखा है वो कौन सी है, अक्षांश रेखाएं कितने राज्य से होकर गुजरती है, देशांतर रेखाएं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में, और उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, भारत अपनी सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के किस देश के साथ साझा करता है, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, किस देश के साथ कितने किलोमीटर साझा करता है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सा सबसे कम सीमा बनाता है, भारत में ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, है ना। एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 2 देशों से लगती है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। इन सभी सवालों का जवाब जो है ये आपको अभी